नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। 2029 से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन के लिए महिलाओं को कम से कम अब 2034 तक इंतजार करना होगा, क्योंकि आज विपक्ष के विरोध के कारण महिलाओं के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो सका। 131वां संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए कम से कम 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन बिल के समर्थन में 298 और बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। 1990 के बाद यह पहला मौका है जब कोई संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरा हो। क्योंकि संविधान संशोधन बिल गिर गया, इसलिए इससे जुड़े 2 विधेयक अपने आप गिर गए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर वोटिंग से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने विरोधी दलों को समझाने की कोशिश की, विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए, आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। विपक्ष ने बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। अमित शाह ने डिटेल में बताया कि इस वक्त संविधान संशोधन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने के लिए परिसीमन क्यों जरूरी है। अमित शाह ने बताया कि सरकार ने लोकसभा में 50% सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला क्यों अपनाया, इससे दक्षिण के राज्यों की आशंकाएं कैसे दूर होंगी। पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाए बगैर अगर महिला आरक्षण लागू किया जाता तो क्या दिक्कत होती। अगर पार्लियामेंट की सीटों की संख्या बढ़ाए बगैर डिलिमिटेशन कराया गया तो दक्षिण के राज्यों को कितना नुकसान होगा। अमित शाह ने यहां तक कहा कि अगर विरोधी दल चाहते हैं कि विधेयक में यह लिखा जाए कि लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जाएगी तो सरकार इसके लिए भी तैयार है। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष ने बिल पास कराने में सरकार का साथ देने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार लिखकर भी दे तो भी सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे। विरोधी दल एकजुट रहे, अड़े रहे और बिल गिर गया। अब इसका सियासी क्या मतलब होगा? क्या महिला आरक्षण फिर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? विरोधी दलों का क्या कहना है? बीजेपी की क्या रणनीति होगी? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त के लेटेस्ट अपडेट से। जैसे ही स्पीकर ने 54 वोटों से संविधान संशोधन बिल के गिरने का ऐलान किया, संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई। इसके तुरंत बाद संसद परिसर में एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्षी दलों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। बीजेपी और सहयोगी दलों की महिला सांसदों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी शर्म करो, बहनों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गांधी शर्म करो, बहनों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शर्म करो, शर्म करो, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा। एनडीए की महिला सांसदों ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल महिलाओं के खिलाफ एकजुट हो गए। महिलाओं को उनका हक मिलने के रास्ते में रोड़ा बने, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देश की महिलाओं का श्राप कांग्रेस को खत्म कर देगा। देखिए, बहुत ही शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। और आज भारत की बेटी जो है उसका मनोबल उन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और मैं सोचती हूँ, आई फील लाइक अ पर्सनल लॉस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल द वुमेन जिनके लिए हमें इतने सपने थे। ये हमारी हार नहीं हुई, ये देश की आधी आबादी की हार है। और इन लोगों ने अपनी अहम की वजह से महिलाओं का साथ छोड़ दिया। बहुत दुख की बात है। हमारी तरफ से बहुत कुछ इन्हें समझाया गया था, सारे तर्क वितर्क इनके साथ हमारे हुए, लेकिन ऐसी स्थिति में इन्होंने आधी आबादी को जो अधिकार देना था, उनका अधिकार है संसद में आना। आज वचन पूर्ति का दिन था, लेकिन आज विपक्ष पर केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ पड़ा है। देखिए, कल रात 2 बजे तक इस पर बहस हुई। रात को 2 बजे तक कल संसद चला। प्रधानमंत्री जी समझाए, गृह मंत्री जी समझाए, तभी भी इनकी समझ में नहीं आता। सीधे शब्द में बोले तो ये महिला विरोधी है कांग्रेस, और ये संसद से शुरू हुआ है, ये नीचे तक जाएगा। हर पंचायत में, हर गाँव में ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। हम आरक्षण लेके रहेंगे। महिलाओं का अपमान किया है,
और इसमें साथ नहीं दिया विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी और बाकी जितना भी है विपक्ष साथ नहीं दिया और आज महिला का अपमान हुआ है। इस सदन में जो माननीय मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी लाए थे नारी के सम्मान में, आज साथ नहीं दिया विपक्ष, जिस वजह से पास नहीं हो पाया। ये नारी का अपमान हुआ है और इसको जो है नारी शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी, पूरे देश में इसका जवाब देगी। चिराग पासवान की पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि आज देश के लोकतंत्र के लिए काला दिन है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति महिलाओं के हक पर भारी पड़ी। ब्लैक डे फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स वुमेन। जो महिलाएं सदियों से अपने हित के लिए लड़ रही थी, जो आज सदन की तरफ उम्मीद से देख रही थी, उन सबका सपना टूट गया है। इनफैक्ट मेरे को खुद एक इमोशनल डिस्करेजमेंट फील हो रहा है कि किस तरीके से नीच और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को नहीं पास होने दिया। सभी महिलाओं, सारी महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं आज दुखी है, क्योंकि हम लोग सब बहुत आशा और उम्मीद के साथ विपक्ष की तरफ देख रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि बीजेपी की महिला सांसद विरोध करके या तो दिखावा कर रही हैं या फिर उन्होंने इस बिल को पढ़ा नहीं है। इकरा हसन ने कहा कि अगर सरकार वाकई महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो फिर 2023 के एक्ट को लागू कर दे। जैसे प्रस्तुत किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे महिला विरोधी, तो मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग या तो पढ़ाई नहीं कर रहे या शायद जागरूक नहीं है, क्योंकि ये महिला बिल के विरोध में आज वोटिंग थी ही नहीं। जो 2023 का जो असल महिला बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो आज भी इंटैक्ट है, आज भी स्टैंडिंग है। ये उसकी के संदर्भ में जो अमेंडमेंट लाई गई थी, जिसमें ये डिलिमिटेशन को अपने मन मुताबिक करने का इनका एजेंडा था, इलेक्टोरल मैप को देश के अपने हिसाब से चेंज करने का जो एजेंडा था, वो फेल हुआ है और उसकी हमें खुशी है। हम महिलाओं के आड़ में हमारा नाम लेके, हम नहीं चाहते कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, तो उसका ये विरोध हुआ है, वो बिल खारिज हुआ है। जो महिला बिल है वो आज भी इंटैक्ट है और ये सरकार, अगर इनकी नीयत सही है तो ये 2029 में 543 सीट पे 33% आरक्षण करे, ऐसा हमारी मांग है। और अगर ये नहीं करते हैं तो असल चेहरा किसका महिला विरोधी है वो सामने आ जाएगा। कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा कि संविधान संशोधन बिल सरकार की चालाकी की वजह से गिरा है। आज बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई है और यह बीजेपी राज के अंत की शुरुआत है। डिलिमिटेशन बिल डिफीट हो गया है। महिला बिल ये 2023 में पारित हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। 24 में महिला बिल लागू नहीं, आरक्षण लागू किया नहीं तो एग्जिस्टिंग 543 पे महिला आरक्षण लागू होता। आज जो बिल है वो डिलिमिटेशन का डिफीट हुआ है। पहली बार इस सरकार को हार के सामने जाना पड़ा, उनके चेहरे देखने लायक थे और वो 2/3 मेजोरिटी उनको नहीं मिल पाई। और आज हम बार बार मांग कर रहे थे कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को मत जोड़िए, लेकिन ये जो पाप किया है, अन्याय, वो उन्होंने देश के महिलाओं पे किया है और आज उनको भुगतना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी नहीं मिल पाई, बीजेपी सरकार की डिफीट हुई। डिलिमिटेशन जो देश की अखंडता को धोखे में डाल रहा था, वो बिल आज डिफीट हुआ। जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके खिलाफ गया है, बिल डिफीट हो गया है और ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। महिला आरक्षण बिल पर सरकार की हार से सबसे ज्यादा खुश राहुल और प्रियंका गांधी हैं। राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल गिरने के तुरंत बाद टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी को फोन करके विपक्ष की एकजुटता के लिए उन्हें थैंक यू कहा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सारे विरोधी दलों को धन्यवाद दिया। इसके बाद राहुल गांधी संसद से बाहर आए, दावा किया कि सरकार की नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी। अगर सरकार 2023 के बिल के आधार पर प्रस्ताव लाती तो सारे विपक्षी दल उसे सपोर्ट करते। प्रियंका गांधी ने भी सरकार की हार को लोकतंत्र की जीत बताया। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे।
अब देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? ये आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो, और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। अखिलेश यादव ने संविधान संशोधन बिल गिरने पर संतोष जताया। अखिलेश ने कहा कि विपक्षी दलों ने डिलिमिटेशन को लेकर सरकार के इर्द गिर्द ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी जिसको सरकार पार नहीं कर पाई। क्या बोलें इसके लिए? जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है, और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले, और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ऑपोजिशन पार्टीज महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। विरोध तो महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़ने पर था, क्योंकि डिलिमिटेशन एक अलग विषय है, और इसलिए विपक्ष ने संविधान संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डिलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डिलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डिलिमिटेशन के खिलाफ। अमित शाह कह रहे हैं कि महिला विरोधी चेहरा विपक्ष का सामने आ रहा है। देखिए, सारे जानते हैं कि हम महिला विरोधी नहीं है, और हम हमारे भाषण में भी स्पष्ट दिखाया था। महिला आरक्षण के बिल में विपक्षी नेताओं की अपनी दलीलें हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि सरकार महिलाओं को राजनीतिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए यह बिल लाई थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह महिलाओं को धोखा दिया, उसका नतीजा उसे चुनाव में जरूर मिलेगा। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं, और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनों तो कभी माफ नहीं करेंगी। देखिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए लाया गया संविधान संशोधन का विधेयक आज जिस तरह से गिरा है, और जिस तरह से कांग्रेस ने देश को बांटने के अपने एजेंडा को एक बार फिर पुरजोर शब्दों में रखा, कांग्रेस का चाल, कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस का चेहरा तीनों बेनकाब हुए। संविधान संशोधन बिल तो गिर गया, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने नंबर्स मैनेज करने की पूरी कोशिश की। दिन में कई बार विरोधी दलों से बात भी की, उनकी जायज मांगों को मानने का भरोसा भी दिया। इसके बाद भी बात क्यों नहीं बन पाई, इसके बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र, यह पता चल रहा है कि सरकार ने ऑपोजिशन से आज 3 राउंड की बात की, और कुछ हद तक शायद कभी सहमति थी भी, लेकिन अंत में बातचीत क्यों टूट गई? नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, कोई सहमति नहीं थी। और आप देखें तो जब ये सत्र बुलाया, एक्सटेंड किया जा रहा था, और उसी समय सरकार के फ्लोर मैनेजर्स ने जब अपोजिशन के साथ बातचीत शुरू की थी, तो लगातार सरकार की तरफ से कोशिश ये थी
कि विपक्ष के जो भी कंसर्न अगर कोई हो सकते हैं तो उन कंसर्न को निराकरण उसी समय कर दिया जाए, ताकि 2023 में जिस तरीके से ये बिल पास हुआ था उसी तरीके से इस बार भी हो जाए। उस समय सर्वसम्मति से हुआ था, इस बार भी हो जाए। और सरकार विपक्ष की तरफ से एक चिंता जताई गई साउदर्न स्टेट्स का मामला कि वहां पे रिप्रेजेंटेशन घटेगा, सरकार की तरफ से बार बार इस बात को बताया गया। और आज भी आपने देखा कि वोटिंग से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने यह कहा कि अगर 1 घंटे का ब्रेक अभी कर दिया जाए तो अभी वो लेकर आ सकते हैं इस तरह की गारंटी और इस तरह की व्यवस्था, जिससे ये दिखे कि हाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं घटेगा। असल बात ये थी सौरभ कि अपोजिशन ने यह तय कर लिया था कि सरकार को इस काम को नहीं करने दिया जाएगा। 2023 में इसलिए संभव हो पाया क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव था, इमीडिएट लोकसभा चुनाव था, और वहां अपोजिशन कांग्रेस के नेतृत्व में ये खतरा नहीं उठा सकती थी कि वो ये मैसेज दे दे कि महिला हक के वो विरोध में है। और इस बार वो इस काम को इस लिहाज से कर पाई है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में अभी लंबा समय है। दूसरा, अलग अलग तर्क गढ़ लिए गए, जैसे साउदर्न स्टेट के रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें या डीलिमिटेशन की बात कर लें। ये तो हकीकत है ना कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम में भी सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होना है, तो उस बात को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों, इतना ऐतराज क्यों? जाहिर तौर पे वो एक पॉलिटिकल स्टैंड था अपोजिशन का, और उसमें कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, डीएमके की बात कर लें, टीएमसी की बात कर लें और समाजवादी पार्टी की बात कर लें, ये इन 4 प्रमुख दलों ने बहुत एग्रेसिवली ये तय कर रखा था कि सरकार जो कुछ भी बात कहेगी, ध्यान बस ये रखना है कि जनता के बीच परसेप्शन खराब ना जाए, अन्यथा उसका विरोध ही करना है। और इस लिहाज से आपने देखा कि अपोजिशन के चाहे जिन नेताओं ने भी हाउस में बोला महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, ये बात इस लिहाज से कहा कि जनता में खराब ना जाए, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु लगाकर कोई न कोई ऐसी बात कही जिसका तथ्य से कोई मतलब नहीं था। सरकार की तरफ से बार बार कोशिश की गई समझाने की, लेकिन समझने की बात तब होती अगर नासमझी होती। अगर समझ थी और तब पॉलिटिकली ये विरोध करना था अपोजिशन के द्वारा, तो वहां पर सरकार के सामने बहुत सीमित विकल्प है, बहुत सीमित क्या, जैसे आप कहेंगे कोई विकल्प नहीं था। और जिसका नतीजा अब ये रहा कि आप नरेंद्र मोदी सरकार में 2014 के बाद अब तक देखें तो बहुत बड़े बिल के लिहाज से ये पहला ऐसा बिल आया जिसमें वोटिंग के दरमियान ये इतना बड़ा बिल गिरा। अन्यथा आमतौर पर होता था कि अगर सहमति नहीं बन रही है तो कई बार सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता था, कई बार सरकार कुछ संशोधन करके लेके आती थी, एक बार ज्वाइंट बैठक भी बुला ली गई जब जीएसटी को लेकर बात हुई थी। तो ये सारी चीजें की सरकार ने, लेकिन इस बार निश्चित तौर पे अपोजिशन ने एकदम से जो स्टैंड तय कर रखा था, सरकार की बार बार कोशिशों के बावजूद उसमें कोई बदलाव नहीं आया, और जिसका नतीजा ये रहा कि जो 2/3 मेजोरिटी से इस बिल को पास होना था वो नहीं हो पाया। सौरभ, अब इसको आगे जनता के बीच किस रूप में ले जाने की तैयारी है बीजेपी की? उसमें सौरभ, अब जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो अभी से बमुश्किल 5 मिनट पहले एनडीए के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एनडीए के फ्लोर लीडर्स बैठे हुए थे। और उसमें यह तय किया गया कि इस मुद्दे को लेकर पहले तो देश भर में लेकर जाना है, और वहां पर अलग अलग संगोष्ठी, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन के मार्फत ये बताना है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाह रही थी कि 2029 के लोकसभा चुनाव में ही महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया जाए और विधानमंडल में भी दे दिया जाए 33% रिजर्वेशन, लेकिन उस काम को अपोजिशन ने नहीं करने दिया। दूसरी चीज सौरभ आप देखेंगे, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है तो टीएमसी का रवैया बंगाल में जो रहा, उसको बंगाल के चुनाव में उसकी धमक सुनाई देगी। पीएम मोदी उस मुद्दे को उठाएंगे, गृहमंत्री अमित शाह उस मुद्दे को उठाएंगे, और बीजेपी के तमाम दूसरे बड़े नेता भी ये कहेंगे कि महिला मुख्यमंत्री बंगाल की हैं, लेकिन उन्होंने महिलाओं के हक में एक जो फैसला हो रहा था उसमें रोड़ा डाल दिया। तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ यही बात कही जाएगी कि जब बार बार रिप्रेजेंटेशन को लेकर सरकार की तरफ से एक गारंटी दी जा रही थी, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन का हक मारने के क्या झूठा एक भ्रम फैलाकर महिलाओं के हक को रोक दिया गया, इस बात को भी उठाया जाएगा। तो ओवरऑल पार्लियामेंट में डिफीट हो गया, लेकिन अब एक दूसरी लड़ाई सौरभ आपको सरकार सत्ता पक्ष के द्वारा सड़क पर नजर आएगी, जिसे अपोजिशन को काउंटर करना होगा। सौरभ, देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र बता रहे थे कि सरकार ने काफी प्रयास किया, ऑपोजिशन के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन आपने देखा नतीजा वही जो फाइनली आपको नंबर्स में दिखाई दे रहा है। हालांकि जब होम मिनिस्टर अमित शाह संविधान संशोधन बिल पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने विपक्ष को समर्थन के लिए आखिरी कोशिश की। चर्चा के दौरान विरोधी दलों ने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाकर 850 की जाएगी, लेकिन बिल में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो सरकार पर कैसे भरोसा किया जाए? अमित शाह ने कहा कि सरकार विधेयक में बदलाव के लिए भी तैयार है। अगर विपक्ष बिल को समर्थन कर देने का वादा कर दे तो 1 घंटे के अंदर यह बात बिल में लिखकर दे देंगे कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 की जाएगी।
इसके बाद केसी वेणुगोपाल ने एक और शर्त जोड़ दी। उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण को डीलिमिटेशन से डीलिंक करे। फिर अखिलेश यादव ने कह दिया कि सरकार कुछ भी करे, लेकिन वो सरकार की बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। आप पारित कराने की सहमति दो, अभी पेश करा देंगे। हाँ, 1 घंटा रुक जाएंगे। चलो माननीय गृह मंत्री बता दो इनको, 1 घंटा रुक जाएंगे। कि तैयार है 50% का बिल, 1 घंटा रुक जाएंगे। पेश तैयार हो तो कर दें इनको। 1 सेकंड बैठ जाओ, बैठो। ये राजा जी एक मिनट मुझे सुनो, बता दो इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए, क्या बिल पारित करेंगे? सर लास्ट मिनट yesterday onwards when the bill introduced itself, entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these 2 things, are you ready? मुझे लगता है कि आपके नसीब में यस लिखा है, एक बिल पारित हो जाएगा शायद। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाजी मैं तैयार हूं। 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए, 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन 26 की जनगणना का, ये जहां से मैं नहीं आऊंगा। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है, अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं इस देश की मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक बहुत सुहाना जाल है, महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने देंगे। इसलिए मान्यवर, ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों का समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए, 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा, चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव के रुख से साफ हो गया कि विपक्ष संविधान संशोधन बिल को सपोर्ट नहीं करेगा। जब अमित शाह विपक्ष की मंशा समझ गए तो उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल तुष्टीकरण के चक्कर में मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लेकिन न संविधान इसकी इजाजत देता है और बीजेपी कभी ऐसा होने देगी नहीं। अमित शाह ने कहा कि जहां तक पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षण का सवाल है तो कांग्रेस इस तरह की मांग करके सिर्फ एक दिखावा कर रही है। हकीकत यह है कि कांग्रेस पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है।
इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी का अध्यक्ष का दोनों को काल पूरा नहीं कर रहे। 1957 में, ध्यान से सुनना, अखिलेश जी कहां बैठे हो आपको मालूम होना चाहिए। 1957 में काका साहेब कालेलकर समिति के सुझाव आए जो ओबीसी को आरक्षण देते थे। उन्होंने काका साहब कालेलकर समिति के पूरे सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1980 में, ये जवाहरलाल जी थे, 1980 में इंदिरा जी आई, मंडल आयोग का सुझाव आया और मंडल आयोग के सुझाव को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब बीपी सिंह आए तब वो मंडल आयोग का इंप्लीमेंटेशन लेकर आए और उस वक्त मान्यवर विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे। तो नेहरू जी, इंदिरा जी और अब राजीव गांधी, उन्होंने यहां पर अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में किया, अपने जीवन का सबसे। और कांग्रेस ने 51 और 71 दोनों में जाति जनगणना का भी विरोध किया। मान्यवर, अब क्योंकि अब मेल नहीं खा रहा है, 15-20 बार चुनाव हार गए, तो अब ये ओबीसी के हितैषी बनने आए हैं। मान्यवर, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी 1947 से लेकर 2014 तक आप ओबीसी का विरोध करते रहे। जब ओबीसी के बगैर सत्ता नहीं मिलेगी, इसका परिचय आ गया। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी बनाया, तब आप ओबीसी की माला जप रहे हो। मान्यवर, ये दिखावटी प्रेम जो है वो इस देश का पिछड़ा भी जानता है और पूरे देश की जनता भी जानती है, और आज से देश की महिला भी जानेगी कि हमारा अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना। इससे पहले चर्चा के दौरान विपक्ष के सभी नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का विरोध किया। ऑपोजिशन ने जो सवाल उठाए उनके जवाब होम मिनिस्टर ने दिए, लेकिन चर्चा के दौरान राहुल गांधी का जो रुख था उससे साफ हो गया कि उन्होंने तय कर रखा है कि किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ लेकर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रही है और विपक्ष इस साजिश को कामयाब नहीं करेगा। राहुल गांधी ने फिर एक जादूगर की कहानी सुनाना शुरू किया, अपने बचपन के किस्से बताने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से सीरियस होने को भी कहा, लेकिन राहुल गांधी अपनी कहानी कंप्लीट करने पर अड़े हुए थे। इस पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने ऐतराज जताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उनकी स्पीच को सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाए, लेकिन राहुल नहीं माने। उसमें हुआ क्या, वो जैसे ही वो फंस गया और वो उसके ऊपर से वो उतारा और उसकी चेन हिली नहीं, हटी नहीं थी, तो उसके बाद बच्चे हंसने लग गए। अब वो कुछ भी करे, मतलब उसने 2-3 और ट्रिक्स ट्राई की, बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे, फिर उसने फिर से मतलब कुछ और खरगोश के साथ कोशिश की, सारे हंसने लगे। ऐसा हुआ कि बेचारा मतलब कोई भी ट्रिक करे उसके बाद बच्चे बस हंसते ही गए। मतलब जो उसका जो पूरा जो जादू का ढांचा था ना, वो भड़ाक से खत्म हो गया। सर हुआ क्या, अब इंटरेस्टिंग बात थी सर, उस टाइम तो मैं बहुत हंसा, सब हंसे सर, मगर उसके बाद मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। सीरियस बात हुई थी। वो जो जादूगर था उसको बीमारी थी और
वो बहुत टेंशन में था और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया सर। तरीका है क्या? आप सदन में इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं क्या? सर क्या इतने बड़ा दल है आपका, आप विधेयक पर बोले हैं। ओके सर, कंक्लूड करते हैं सर। तो सर हुआ क्या, वो टेंशन में आया, एक गलती की उसने और उसके बाद उसका जादू नहीं चला। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से डिस्टर्ब ना करें और आपके यहाँ से भी ना करें। बस नेता प्रतिपक्ष से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपका टाइम हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। चेयरमैन साहब को टाइम दिया, मगर आप पृष्ठभूमि ज्यादा लंबा मत बनाइए और हमारे यहाँ भी हम डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हम कहते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह कहानियां सुनाई, प्रधानमंत्री को फिर से जोड़ा, उस पर सदन में खूब हंगामा हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को बार बार सदन की गरिमा का ख्याल रखने की सलाह दी, बार बार टोका, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। राहुल के इस व्यवहार का जिक्र अमित शाह ने भी किया। अमित शाह ने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जिस तरीके का बर्ताव किया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, स्पीकर के समझाने पर भी नहीं माने, ये पूरे देश ने देखा है और अब देश के लोग ही जवाब देंगे। मैं टीवी पर विपक्ष के नेता का भाषण सुन रहा था। आपकी जिम्मेदारी है कि ये सदन की गरिमा पूरे देश में और विश्व में बनी रहे। मान्यवर, ये जो भाषा है सदन की मर्यादा तोड़ने वाली, आप क्या भाषा उपयोग, कायर है, आप सरेंडर कर रहे हो, आप मुझसे डरते हो, अपशब्दों का प्रयोग होता है, असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है। सदन में कोई आंख मारता है, कोई मुस्कुराकर बैठता है। मान्यवर, सदन के रास्ते पर चाय पकोड़े खाते हैं। सदन के रास्ते पर किस प्रकार का विपक्ष के नेता का बिहेवियर, किस प्रकार की भाषा है, क्या वो समझते हैं कि ये भाषा को देश नहीं सुन रहा है? ये भाषा को देश सुन रहा है। आपकी और आपकी पार्टी दोनों का परिचय देश को हो रहा है। मान्यवर, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, फ्लाइंग किस कर देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, बाहर जाकर बयानबाजी करते हैं कि सरेंडर हो गए। स्पीकर को बार बार रोकना पड़ता है और सत्र छोड़कर विदेश चले जाते हैं। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। इस संविधान संशोधन बिल के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट होने का मौका जरूर मिल गया। पिछले 11 साल में विपक्ष पहली बार सरकार के किसी बिल को रोकने में कामयाब रहा है। पता चला है कि जैसे ही बिल गिरा तो राहुल गांधी ने अभिषेक बैनर्जी को फोन करके उनके समर्थन के लिए उन्हें थैंक यू कहा। विपक्ष की एकजुटता कैसे बनी, क्या रणनीति थी, इस पर और बात करने के लिए हम चलते हैं इंडिया टीवी की संवाददाता विजय लक्ष्मी के पास। विजय, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस आमने सामने हैं, दिल्ली में इस मुद्दे पर एक साथ थे। सुना है राहुल गांधी ने थैंक यू भी बोला अभिषेक बैनर्जी को, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए, अब टीएमसी को पता है कि वहां पर विधानसभा है और यहां पर दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ लड़ने का मैसेज देना है तो वो कांग्रेस के साथ खड़े होकर के ही दिया जा सकता है। बहरहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि मैन टू मैन मार्किंग जो है वो कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए और ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए नासिर हुसैन और जयराम रमेश को अपॉइंट किया था। इसके अलावा लोकसभा के लिए मनिकम टैगोर और के सुरेश को जिम्मेदारी दी गई थी। हर पार्टी के सांसद से ये तमाम लोग जो हैं, इसके अलावा
जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने एक अपना एमपी को अपॉइंट किया था जो इन तमाम नेताओं से कोऑर्डिनेट करा था। लास्ट मिनट तक चीजें चेक की जा रही थी कि नेता कोई छूट ना जाए। हालांकि कांग्रेस के 2 एमपी नहीं पहुंच पाए, अडूर प्रकाश और राधाकृष्णा, इन दोनों एमपीज की तबीयत खराब है, लेकिन उसके अलावा मोटा मोटी तमाम सांसद जो हैं वो पहुंचे। टीएमसी से डेरिक ओब्रायन कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इसके अलावा काकुली घोष जो है वो लोकसभा में कोऑर्डिनेट कर रही थी। कांग्रेस पार्टी से के सुरेश जो हैं और मणिकम टिगोर, ये तमाम लोग, कड़ी मोई जो है वो डीएमके से कोऑर्डिनेट कर रही थी। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव जो है वो समाजवादी पार्टी से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो विपक्षी सुप्रिया सूले एनसीपी की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो ये जो तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके नेताओं को ये इंश्योर करने के लिए एक तरीके से कि ये चीजें हो, इसलिए बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपका एक एक एमपी जो है वो वोटिंग वाले दिन जो है संसद में पहुंचे, और इसकी पूरी कोशिश हुई। कांग्रेस पार्टी की जो स्टेट इंचार्ज थे उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि उस राज्य के जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे वो कोऑर्डिनेट करके रखें, ताकि जो एमपीज हैं वो किसी भी तरह से नंबर्स जो हैं वो कम ना हो। जो नंबर कम है उसमें कुछ टीएमसी के सांसद हैं, कांग्रेस के 2 सांसद हैं जो नहीं पहुंच पाए विभिन्न कारणों से, कांग्रेस के सांसदों की तबीयत खराब थी। तो कुल मिलाकर के ऑपोजिशन जो है वो श्योर था। कल से ही जिस तरह से इस तरह की चर्चाएं जो है पार्लियामेंट के कॉरिडोर में हो रही थी कि बिल जो है नंबर के गेम में डिफीट हो जाएगा, और ऑपोजिशन जो था वो बहुत श्योर था कि उसका नंबर जो है वो इंटैक्ट रहने वाला है। और इसलिए मैन टू मैन मार्किंग, एमपी टू एमपी मार्किंग जो है वो तमाम न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा ओवर आर्चिंग एक बॉडी की तरह से की गई, बल्कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने भी की। इसके अलावा कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने लगातार जितने जो रीजनल क्षत्रप्स हैं उनके नेताओं से बात की। एमके स्टालिन के साथ राहुल गांधी की बात हुई। इसके अलावा जो मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर पर, जिसमें तमाम इंडिया ब्लॉक के नेताओं को बुलाया गया था, उस मीटिंग में अखिलेश यादव फोन पर जुड़े थे, उनसे राहुल गांधी ने फोन पर चर्चा की थी, वो नहीं पहुंच पाए थे। हेमंत सोरेन से वर्चुअली चर्चा हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी, जो तमाम जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं उनके जो बड़े नेता हैं, उनसे डे टू डे बेसिस पर कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप थी वो इन टच थी। और इसके अलावा जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, उनके साथ वो भी इन तमाम एमपीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। कोशिश यही थी कि आंकड़ा किसी तरह से न गिर पाए। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक मैसेजिंग के लिए, संदेश देने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा कि पहली बार एक संवैधानिक संशोधन की अगर हम बात करें, खासतौर से एनडीए का ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात करें, तो विपक्ष को लगता है कि एक बड़ा संदेश इस बिल को डिफीट करके वो देने में कामयाब हुआ है। और साथ ही विपक्षी एकता, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि विधानसभा चुनावों में विपक्षी एकता जो है वो पूरी तरह से टूटी हुई दिखी। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट, कांग्रेस, तृणमूल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो आसाम में हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दिख रही थी। अखिलेश यादव लेफ्ट के समर्थन में, इसके अलावा आरजेडी के नेता लेफ्ट के समर्थन में केरल में प्रचार करते नजर आए। तो यह एकजुटता का संदेश भी कहीं ना कहीं विपक्ष आज की इस अपनी एकजुटता से देने की कोशिश उसने की, और वो कामयाब भी हुए इसमें। ये तो कामयाबी मानी जाएगी। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। विपक्ष का जो रुख था उससे ये तो कल ही साफ हो गया था कि विपक्ष संविधान संशोधन बिल को सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए आज बिल गिर गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और सरकार को भी इसकी आशंका पहले से थी, हालांकि सरकार ने कोशिश पूरी की। विपक्ष की मांग के मुताबिक बिल में यह लिखने का भरोसा भी दिया कि लोकसभा की सीटें हर राज्य में 50% बढ़ाई जाएंगी। फिर भी ऑपोजिशन अड़ा रहा। अब यह मुद्दा जाएगा जनता की अदालत में। महिला आरक्षण अब एक सियासी इशू बनेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल ही कहा था कि अगर विपक्ष इस बिल को सपोर्ट करेगा तो विरोधी दलों को भी महिलाओं का आशीर्वाद मिलेगा, और जो इस बिल का विरोध करेगा उसे लंबे वक्त तक महिलाओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। अब राजनीति के मैदान में यही टोन सुनाई देगी और ऑपोजिशन को जवाब देना मुश्किल होगा। आज ही राहुल गांधी के लिए एक बुरी खबर भी आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। पिटिशनर का कहना था कि राहुल गांधी भारत के साथ ब्रिटेन के भी वोटर हैं। हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। इस पर जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। इससे पहले रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट भी राहुल गांधी के खिलाफ केस फाइल करने को लेकर वहां भी पिटीशन दी गई थी, लेकिन अदालत ने इस साल 28 जनवरी को यह मामला खारिज कर दिया था। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसने राहुल गांधी के खिलाफ केस चलाने का ऑर्डर दिया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की
अलग अलग धाराओं के साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। सभी पेपर देखने के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट संतुष्ट हो गई कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। इसलिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार अभी आदेश की कॉपी निकल जाएगी, साइन हो जाएगा तो दर्ज कराएगी, तथा ये भी छूट दिया है कि किसी भी नेशनल एजेंसी से इसकी जांच कराएं, बृहद जांच कराएं। उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र है उसके लिए, और बड़ी से बड़ी एजेंसी, नेशनल एजेंसी जांच करा करके जो भी तथ्य आता है, चार्ज बनता है, उसके आधार पर प्रोसीडिंग होगी। कोर्ट के सामने उनका पासपोर्ट फेक था, सिटीजनशिप के कुछ डॉक्यूमेंट रखे गए थे और भी डॉक्यूमेंट रखे गए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी की पॉलिटिकल मुश्किलें भी बढ़ेंगी, क्योंकि जब तक जांच होगी बार बार राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठेंगे और उस पर कांग्रेस को बार बार सफाई भी देनी पड़ेगी। अब बात बंगाल की। बंगाल के चुनाव के दौरान आज तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा। रासबिहारी विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक देबाशीष कुमार के घर और ऑफिस पर आज इनकम टैक्स की रेड हुई। इससे पहले ईडी भी उनसे एक बार पूछताछ कर चुकी है। देबाशीष कुमार पर गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने देबाशीष कुमार के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता कुमार साहा के घर पर भी तलाशी ली। वो भी जमीन घोटाले के आरोपी हैं। आज सुबह जब इनकम टैक्स की टीम देबाशीष कुमार के इलेक्शन ऑफिस में पहुंची तो देबाशीष कुमार के सपोर्टर्स भी वहां इकट्ठा हो गए। हालात तनावपूर्ण बन गए। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि यह सारी कार्रवाई बीजेपी उम्मीदवार स्वप्न दास गुप्ता को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग बिना बताए ताला तोड़कर अंदर घुस गए और ऑफिस में रखे चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी करके ले गए। आज ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिजनेसमैन मिराज शाह के घर पर छापा मारा। मिराज शाह ने भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नॉमिनेशन में प्रस्तावक के तौर पर भूमिका अदा की है। मिराज शाह भवानीपुर कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों के खिलाफ एक्शन से ममता बनर्जी गुस्से में है। ममता बनर्जी ने कहा कि मोटा भाई अपने साथ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बंदूकें लेकर आए हैं, लेकिन ये बंदूकें बंगाल में नहीं चलेंगी। আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি, আমি 7 বার আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় আমি পার্লামেন্টে গেছি। আমি এরকম প্রধানমন্ত্রী আমি জীবনে দেখিনি। আরেকজন বাবা দিল্লি থেকে এলো গাই, সাথে এলো মোটা ভাই, নিয়ে এলো ইডি সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স আর করো বন্দুক তাই। বলি আন্না অনেক হয়েছে আন্না, তোমরা বাংলাকে টার্গেট করেছো। বাংলার মানুষ তোমাদের বুঝিয়ে দেবে, বাংলাকে ইংরেজরা পারেনি, তোমরাও পারবে না। জেনে রেখে দাও, বাংলাই ভারতবর্ষকে পথ দেখাবে, বাংলাই আগামী দিন। বাংলায় জিতে আমরা দিল্লি থেকে ওদের সরকার ভাঙবই 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 গণতন্ত্রের মাধ্যমে, দেখে নেবেন। ममता बनर्जी ने जो कहा मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। ममता कह रही थी कि बंगाल की जनता के आशीर्वाद से वो 7 बार संसद गईं। उन्होंने कई प्रधानमंत्री देखे, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री जैसा कोई नहीं देखा। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह बंगाल आए हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अपने साथ लाए हैं, लेकिन वो कुछ भी कर लें बंगाल को हरा नहीं पाएंगे। बंगाल का भविष्य बंगाल की जनता तय करेगी। ममता ने दावा किया कि बंगाल को जीतकर वो दिल्ली की सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि 4 मई को ममता की विदाई तय है। आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बंगाल की जनता घुसपैठियों से परेशान है। असम और मेघालय जैसे राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार ने घुसपैठियों की समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया है। अब बंगाल से भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जाएगा। बंगाल में इस सेंसस का बाद डेमोग्राफी का और चेंज होगा। बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन विल गो अप टू 32% एंड असम में चला जाएगा 36%। असम में मैं जितना भी एक्शन लो, फिर वो लोग आके मुर्शिदाबाद, मालदा से घुस जाएगा। तो इसीलिए बंगाल को जीतना खाली बंगाल का जरूरत नहीं है, ये देश को बसाना है। तब हमें इस बार बंगाल को जीतना है। हर सेंसस में 4-5% मुस्लिम पॉपुलेशन,
हर सेंसस में बंगाल में इजाफा हो रहा है। असम में भी हर सेंसस में 4 to 5% मुसलमान का नाम ज्यादा हो रहा है। ये तो होम ग्रोन नहीं है। हम लास्ट ईयर असम में 3000 लोगों को पकड़ा, अब तो 2 का लोग बात बोला है। मैं लास्ट ईयर असम में 3000 लोगों को पकड़ा, तुरंत पुशबैक कर दिया। लेकिन बंगाल में भी ये जब तक काम नहीं चलेगा ये देश नहीं बचेगा। मैं तो बंगाल का लोगों को अपील करता हूँ कि देश बसाना इस बार आपका हाथ में है। अगर त्रिपुरा, मेघालय, असम, बंगाल एक साथ काम नहीं करेगा तो हमारा देश बिखर जाएगा, पूरा बांग्लादेशी मुसलमान का ये अड्डा बन जाएगा। बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच मुर्शिदाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई, जहां जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर की सिक्योरिटी में बड़ी चूक हुई। हुमायूं कबीर कल रात मुर्शिदाबाद के नावदा विधानसभा इलाके में रैली कर रहे थे, तभी एक शख्स मंच पर आया और उन्हें खींचने लगा। कोई बड़ी घटना होने से पहले ही हुमायूं कबीर की सिक्योरिटी में लगे गार्ड्स ने हमलावर को हटा दिया। हालांकि इस घटना में हुमायूं कबीर की तरफ से किसी के खिलाफ कोई लिखित शिकायत नहीं कराई गई है। कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर के कहने पर उनकी सिक्योरिटी में लगे गार्ड्स और लोकल थाने की पुलिस ने पूछताछ के बाद इस व्यक्ति को छोड़ दिया। आज महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पार्लियामेंट में गिरा है। बंगाल के चुनाव प्रचार में कल से इसकी गूंज सुनाई देगी। बीजेपी ममता को महिला विरोधी बताएगी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की दोस्ती का हवाला देगी और ममता बनर्जी दावा करेंगी कि उनकी पार्टी में तो पहले से महिलाओं को 40% सांसद महिलाएं हैं। उन्होंने संविधान संशोधन बिल का विरोध करके बीजेपी की साजिश को नाकाम किया है। इस बिल के गिरने पर जनता क्या सोचती है, इसका पहला असर बंगाल में दिखेगा। आज आम आदमी पार्टी के लिए एक बुरी खबर पंजाब से आई। पंजाब में भगवंत मान की सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी ने रेड की। संजीव अरोड़ा की कंपनी हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड पर जमीन के सौदों में गड़बड़ी, शेयर बाजार में हेराफेरी और गैर कानूनी तरीके से दुबई से भारत में पैसा लाने का आरोप है। ईडी ने संजीव अरोड़ा के लुधियाना और जालंधर समेत 13 ठिकानों पर रेड की। संजीव अरोड़ा के करीबी एस्टेट कारोबारी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा। हेमंत सूद हैम्पटन होम्स के डायरेक्टर हैं। चंद्रशेखर अग्रवाल भी संजीव अरोड़ा के रियल एस्टेट कारोबार के पार्टनर हैं। जैसे ही ईडी की रेड की खबर आई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता के यहां 3 दिन में ये दूसरी ईडी रेड है। क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि अभी तक आप नेताओं के यहां जो अनगिनत रेड हुई हैं उसमें कितना काला पैसा मिला है? इलेक्शन लोगों से नहीं जीतते, ये इलेक्शन अपने ईडी, सीबीआई या इलेक्शन कमीशन या फिर जो अपने और डिपार्टमेंट हैं डराने वाले, ये उनके जरिए जीतते हैं। संजीव अरोड़ा जी हमारे बिजली मंत्री हैं, हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं। बुरी तरह से उन्होंने बीजेपी को हराया था बाई इलेक्शन में लुधियाना से, तो आज वो भी दागी हो गए। मतलब क्या है? मतलब है बीजेपी द्वारा 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू। ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, नोटिस भेजो, डराओ, क्योंकि इनको तो 117 बंदे नहीं मिल रहे। अब पंजाब में इनको 1 या 2 सीट आती हैं विधानसभा में। अब पंजाब में उसको बढ़ाने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। पंजाब में इनके पास कोई केडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, इसलिए कांग्रेस से, अकाली दल से, जहां से मिलता ले लो। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। पंजाब बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अनिल सरीन ने कहा कि एक रूटीन मैटर है, कानून अपना काम खुद करेगा, लेकिन जिस तरह से ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं उससे लगता है कि दाल में कुछ काला है। आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा जी के ईडी की रेड हुई है। मैं हैरान हाँ कि ये हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है। क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज दे कोल कोई मैटर आवे तो उसमें इन्वेस्टिगेट करना क्या उन्होंने जिम्मेवारी नहीं बनती? एक रूटीन मैटर है, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन जिस तरीके दे नाल पूरी दी पूरी आम आदमी पार्टी हाय तौबा मचा रही है,
क्या वो देश के कानून तो ऊपर ने? क्या वो देश के संविधान तो ऊपर ने? क्या जो मंत्री बन गए तो रब बन गए ने? सो ये जी हायतोवाद मचा रहे ने, ये लगता कि दाल च कुछ ना कुछ काला है। आम आदमी पार्टी के नेता ईडी के एक्शन को पंजाब के चुनाव से जोड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में चुनाव अगले साल होने हैं और चुनाव तक तो गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा। और अब पूरी दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर। लेबनान में सीज फायर के बाद आज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया। ईरान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चूंकि लेबनान पर इजराइल ने हमले करने बंद कर दिए हैं, इसलिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए फ्री होगी। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बावजूद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा था, क्योंकि लेबनान पर इजराइल के हमले जारी थे। कल ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर कराया और कहा कि अब इजराइल लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा। इसके बाद ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया। ईरान के हॉर्मुज खोलने की अनाउंसमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब ईरान और अमेरिका मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछी मरीन माइंस को हटा रहे हैं, जिसके बाद ईरान कभी भी हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका तब तक हॉर्मुज की नाकाबंदी जारी रखेगा जब तक ईरान से फाइनल डील नहीं हो जाती। इस बीच एक और अच्छी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमानेंट एग्रीमेंट के मसौदे पर सहमति बन गई है और अगले हफ्ते दोनों के बीच एक इनिशियल एग्रीमेंट होने की उम्मीद भी है। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। उससे पहले पीस डील कराने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर ईरान और अमेरिका दोनों सीज फायर को एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ डील हो गई तो वो इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. Would you go to Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. ट्रंप से सवाल किया गया था कि अगर ईरान से डील नहीं होती है तो क्या लड़ाई फिर शुरू होगी। इस पर ट्रंप ने कहा, हां, डील नहीं हुई तो युद्ध होगा, लेकिन इसकी संभावना कम है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में काफी प्रोग्रेस हुई है। अब ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए भी तैयार हो गया है और यह हमारी सबसे बड़ी शर्त थी, इसलिए अब डील होने की संभावना बढ़ गई है और अगर डील हो जाती है तो फिर ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू होना पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है और उम्मीद करें कि अमेरिका और ईरान के बीच डील भी हो जाए, मिडिल ईस्ट में फिर से शांति हो जाए। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। महिला आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए कल से पूरे देश में विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा। कल तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की चुनावी रैलियां होंगी। भारत की नागरिकता के लिए बगैर सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के केस में कल सुनवाई होगी और कल से हज यात्रा शुरू होगी। इस साल 1,75,000 भारतीय हज पर जाएंगे। आज की बात में इतना ही।